अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीना फारूक शेख। आजकल एक मुलाकात के बड़े चर्चे हैं, इसी के ऊपर बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान के घर गए और मुलाकात हुई, सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। कहा जा रहा है मौलाना की तबीयत पूछने के लिए वो गए, लेकिन याद रहे कि ये जो मुलाकात है ये उस बैकड्रॉप में हो रही है, उस माहौल में हो रही है जहाँ पर इसी हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान ने एक अपोजिशन इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें हैं उनके साथ मुलाकात की और एक तहरीक, एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ दीगर मुतालबात और नए इलेक्शंस का मुल्क में करवाने का मुतालबा भी सामने रखा। शहबाज शरीफ साहब की इस माहौल में मुलाकात के ऊपर बहुत से सवालात भी हो रहे हैं और बहुत कयासराइयाँ चहमकोइयाँ भी हो रही हैं। क्या अहमियत है इस मुलाकात की? क्या मतलब लिया जाए इस मीटिंग से? कुछ लिया भी जाए मतलब, या कुछ ना लिया जाए मतलब? ये भी तज्ज़ियाकारों से ज़रा सवाल करते हैं क्या चल रहा है। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ हैं। और सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन इत्तेहाद के हमरा नए इलेक्शन के मुतालबे की वजह क्या है, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात हुई है क्या ये इसको सीरियस बना देती है? फ़खर साहब, क्या राय है आपकी? शुक्रिया लीना। मेरी ये प्रोग्राम आने से पहले जो JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, उनसे बात हुई और मैंने भी उनसे यही जानने की कोशिश की कि ये जो मुलाकात थी एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात थी, कोई अनअनाउंस मुलाकात थी, पहले से तयशुदा नहीं थी। ये अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के जो घर चले गए हैं, क्या कोई इसमें कोई ख़ास बात हुई है? उन्होंने ये बताया कि वो गो के मुलाकात में जो वो उस टाइम शामिल नहीं थे उस मीटिंग में, लेकिन जो उनकी अपनी असेसमेंट है वो ये कहते हैं कि जो एक तो ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने अयादत की है जो कि उनकी कुछ तबीयत नासाज थी, लेकिन उसके अलावा जो जब ये दो सियासतदान आपस में मिलकर बैठते हैं तो ऑब्वियसली सियासत के ऊपर भी बात होती है, और जो सियासत की डिस्कशन का मौजू रहा वो ये कहते हैं कि जो चंद दिन पहले अपोजिशन का एक इजलास हुआ जिसमें ये मुतालबा किया गया हुकूमत को नए इंतखाबात का कि नए इलेक्शंस कराए जाएँ, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई होगी, वो ये कंफर्म करते हैं इस हवाले से। लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं कि जो JUIFA की ख़ासतौर के ऊपर रिजर्वेशंस हैं वो है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से, जो कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान का एक दरीना मुतालबा था। गो के वफाक में तो हुकूमत ने, ये जो मौजूदा हुकूमत है उसने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए इसको बिल को मंजूर कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो इनके साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ 26वीं आईनी तरमीम के वक्त कुछ चीज़ें तय हुई थी। उसमें यह भी था कि ये सूबों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सूबाई सतह पर और सूबाई असम्बली से अभी तक ये बिल मंजूर नहीं हुआ, तो ये भी ज़ेरे मौजू रहा जो डिस्कशन का मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और उस पर वज़ीर आज़म ने इनको इंश्योर कराया है कि ये बिल पंजाब की हद तक वो किया जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब ये भी बताते हैं कि उन्होंने जो बिल की मंजूरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के हुकूमतें हैं उनसे भी रब्ता किया है और वहाँ पे भी मंजूरी के लिए ये बातचीत हुई है। ये तो एक होगी जो मौजूए बहस था जो कि इस मुलाकात के दौरान, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो मौलाना फजलुर रहमान है वज़ीर आज़म के चल आने से ये जो एक अपोजिशन अलायंस बनाने की जो बातें चल रही हैं उससे अपना ये फ़ैसला तब्दील कर देंगे, और जो मुतालबा था कि नए इलेक्शंस कराएं वो मुतालबा तब्दील कर देंगे? तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान का अगर जो तर्ज सियासत है उसको देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान जिस दिन से ये इलेक्शंस हुए थे उस दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुए, नए इलेक्शंस होने चाहिए। ये कोई पहली मरतबा अपोजिशन के जो अलायंस बनने की बातें हैं उससे ये जो एक मुतालबा है नहीं उठा, बल्कि ये पहले से ही कर रहे हैं। तो लेकिन क्या वज़ीर आज़म के जाने से वो अपोजिशन अलायंस को छोड़ के हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं? तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान जो अगर पिछले एक साल से देखा जाए जितना वो इंडिपेंडेंट होके और जो जिस तरह वो उनकी सियासत है, जो एक अपोजिशन का किरदार वो अदा कर रहे हैं, उससे मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा वो हासिल कर रहे हैं बजाय इसके कि वो किसी जो
अलायंस है और वो भी अननेचुरल अलायंस, पीटीआई के साथ जो अलायंस का है, मैं नहीं समझता कि वो उनका बिल्कुल नेचुरल अलायंस होगा। उसके साथ मिलके ये कुछ हासिल कर सकेंगे, क्योंकि अपोजिशन के तौर के ऊपर पीटीआई उनको कुछ दे नहीं सकती। और जो हुकूमत है वो उसका जो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है उसको बिल्कुल यकसर तौर पे अपने ही मौक़िफ़ को रद्द करते हुए वो हुकूमत के साथ भी नहीं बैठेंगे। तो ये अपनी एक सोलो फ्लाइट लेंगे और इसी तरह ही जारी रख जो सियासत है उसको करते हुए जो इनके अपने मुतालबात होंगे। अच्छा फ़खर, जहाँ आप ये तो कह रहे हैं कि मौलाना पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शंस के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर हमने दरमियान में देखा कि मौलाना का स्टांस बिल्कुल तब्दील हुआ और मौलाना ने असम्बली के फ्लोर पर ही कहा कि जैसा भी सिस्टम है हमें इसी के साथ चलना है, सिस्टम को चलते रहने देना है। तो उस बयान से बेनज़ीर अब यहाँ तक जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब सिस्टम मज़ीद नहीं चल सकता, नए इलेक्शंस हल हैं, नए इलेक्शंस होने चाहिए, वजह क्या है मौलाना की शिफ्ट की बयान में? अलीना देखिए, मैं तो इस मुतालबे को कि नए इलेक्शंस होने चाहिए, मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगी। मेरे ख्याल से ये एक ज़रा हेडलाइंस के लिए एक बयान दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अपोजिशन को भी इस बात का अंदाज़ा होगा, हम सबको भी नज़र आ रहा है कि रियासत तो कोई मूड में नहीं है नए इलेक्शन कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं शाहिद खान अब्बासी साहब को सुन रही थी, वो उस दिन आदिल शाहजेब के शो पे थे और वो कह रहे थे कि देखें अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ। उनकी बातों से ये लग रहा था, वो कह रहे थे एक शॉर्ट नोटिस था, असद कैसर साहब ने हमें अपने घर पे बुलाया, वहाँ पे बातचीत चल रही है, ना अभी कोई इत्तेहाद बना है। तो जब एजेंडा और मुतालबात जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगी। दूसरी बात यह है लीना कि देखें फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं, उनके साथ बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन जो असल उनका वर्किंग रिलेशनशिप है वो हुकूमत के साथ ही है। अभी तक तो हमें इसी की मिसालें मिलती हैं। आप 26वीं आईनी तरमीम ले लें, उसमें भी शोर मचता रहा, अपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो खुल के कह रहे थे हम पे दबाव डाला जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एंड में वोट हुकूमत के हक में दिया। और अब तो हम सबके सामने है कि असल वजह क्या थी 26वीं आईनी तरमीम की, किस तरीके से इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस को साइडलाइन किया जा रहा है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि फजलुर रहमान साहब ने इसमें पूरा हिस्सा दिया हुकूमत का, और इसके बदले जैसे अभी फ़खर भी बात कर रहे थे कि जो मदरसे के हवाले से जो कानून था सोसाइटीज़ एक्ट, उसमें हुकूमत ने भी फिर मौलाना साहब की बात जो है वो मानी। अब ये जो मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म साहब की मौलाना साहब से, मैं तो इसके पीछे मेरी राय में एक ही वजह हो सकती है कि हुकूमत को मौलाना साहब की जो जमात है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी। वो हो सकती है सिर्फ आईनी तरमीम जब हुकूमत लाना चाहे। जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई थी तो उसके बाद आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के भी कई रहनुमा और हुकूमती वुज़रा जो थे वो बार बार ये बात कर रहे थे कि एक और आईनी तरमीम लाने की बातचीत चल रही है, एक 27वीं आईनी तरमीम वाली जो लोकल बॉडीज, जो उनके मुताबिक एनएफसी अवार्ड के हवाले से भी हो सकती है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट की भी कोई बात हो सकती है। और उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी कोई सनसेट क्लॉज लाया जा सकता है। अब असल में क्या होगा उसमें, जैसे तो इस हुकूमत का ट्रेंड है, हम देख रहे हैं कि पता ही नहीं होता बिल में क्या है, ना कोई ड्राफ्ट दिखाया जाता है, पास करा दिया जाता है, बाद में कहते हैं आ जाएं जी बातचीत करते हैं इस पे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि इस हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, वो जिस हद तक जा सकते हैं वो जाएंगे आइन को तब्दील करने के लिए, और इसलिए वो चाहते हैं कि फजलुर रहमान साहब के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रहे, ताकि अगर हमें आइन में तरमीम दोबारा करनी पड़े तो खास तौर पे सेनेट में हमें उनके वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। एजाज, क्या आपको लगता है ये जो मौलाना से मुलाकात है ये कोई हुकूमत दबाव का शिकार, या मौलाना से के ऐलान से उनको ताज्जुब हुआ, ये उसकी वजह से था, या बस ऐसे ही नॉर्मल मुलाकात थी, हम बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं इसके अंदर? अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना, मैं ब्रॉडली जो बात की है बेनज़ीर ने उससे एग्री करूँगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर ट्रेडिशनली देखे जाएँ तो वो एक ऐसे महबूब हैं जिसका आशिक और आशिक के रकीब दोनों से बैक वक्त ताल्लुक़ रहता है। आशिक इसमें हुकूमत को समझ लें और रकीब इसमें अपोजिशन और पीटीआई को समझ लें।
तो मौलाना साहब जो है वो बैक वक्त आशिक से भी, अपने महबूब से, आशिक से भी राब्ते में रहते हैं और रकीब के साथ भी उनकी राह रस्म जो है वो रहती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो उनकी असल राह रस्म है या उनका जो असल वर्किंग रिलेशन है वो हुकूमत के से ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आपको याद होगा जब साल 2019 में वो आए थे इस्लामाबाद में एहतजाज लेकर, उस वक्त की इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़, तो एट दैट टाइम हुकूमत एक तरफ उनसे मुज़ाकरात करना चाह रही थी, हुकूमत ने कुछ बंदे भी भेजे, वज़रा भी भेजे, लेकिन उनकी असल मुलाकातें बाद में पता चलता है कि उनकी असल मुलाकातें रावलपिंडी में हुई थी, जनरल बाजवा से जाके इन्होंने मुलाकातें की थी। अभी सिचुएशन ये है कि मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से नाराज़गी, पीपल्स पार्टी से नाराज़गी हो जाती है, नून लीग से नाराज़गी हो जाती है, कभी से इस्टेब्लिशमेंट से भी कभी कभी उनका दिल खट्टा होता है, लेकिन ताल्लुक़ जो टूटता नहीं है उनका, वो किसी से भी नहीं टूटता। वर्किंग रिलेशनशिप उनकी कायम रहती है, पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ, और वो इसमें इतना खूबसूरत तरीके से खेलते हैं कि अगर पार्लियामेंट में उनके 5 बंदे हैं तो उनके 5 के 5 बंदों को आला ओहदे मिल जाते हैं। ये हमने देखा है तारीख़ में ऐसा होता है। तो इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान है वो जिसे कहते हैं ना कि चारों घी में और सर कढ़ाई वाली में बात है कि दिखता ये है कि वो अपोजिशन में है, फ़ायदे और मज़े जो हैं वो हुकूमत वाले एक किस्म के वो ले रहे हैं। यानी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ तो PTI जो किसी ज़माने में उनको गालियाँ निकाला करती थी, अब वो मौलाना मौलाना कहते थकती नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो तो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद के बाद अगर किसी बंदे की से सियासत सीखी है या उसको बड़ा सियासतदान समझा है वो मौलाना फजल रहमान है। शहबाज शरीफ उनके घर जा रहे हैं, इमरान खान साहब और उनके लीडर्स वो उनके घर जा रहे हैं। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जब उनको फ़ायदा नज़र आएगा वो बिल्कुल ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा रास्ता निकालेंगे कि PTI भी नाराज़ नहीं होगी और मौलाना फजल रहमान को हुकूमत को भी वोट दे देंगे। आप देखें ना लास्ट टाइम जो 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने वोट किसको दिया? सरकार को वोट दिया, हुकूमत को वोट दिया, लेकिन क्या PTI ने उनके खिलाफ माज खोला? तो नहीं खोला। तो टेक्निकली मौलाना की जो सियासत है, और ये आज की नहीं, अगर आप पीछे चले जाएं, जनरल मुशर्रफ का जो कू था, मिलिट्री कू, उसके बाद जब इलेक्शन हुए अक्टूबर 2002 में, तो LFO के ऊपर जो बातचीत हो रही थी, तो काजी हुसैन अहमद साहब जो जमात इस्लामी के थे वो कंट्रोल में नहीं थे इस्टेब्लिशमेंट के उस तरह से। मौलाना फजल रहमान जो है वो कंट्रोल में आ जाते थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास हुकूमत थी MMA की खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ में मरकजी जो जिसे कहते हैं ना रसदार वजारतें वो उन्हीं के पास थी। तो मौलाना फजल रहमान जो है बड़े काया सियासतदान हैं, बड़े जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस सियासतदान हैं। मेंशन किया कि माजी में रहा है कि मौलाना फजल रहमान कुछ ना कुछ रियासत के अंदर रोग एलिमेंट्स होते हैं या बागी एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ मिलके तो एक स्टेज भी कर लेते हैं चीज़ें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी वो कोई हिंट्स ऐसे मिल रहे हों या फिर ऐसे यहाँ पर भी एलिमेंट्स हों जिसकी वजह से मौलाना मुतहरिक हुए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है इस वक्त, ना ऐसा कोई माहौल है। मौलाना फजल रहमान 2007 में जब जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक जो अरूज पे चली थी, उस वक्त ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए थे। और अभी ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं कि जो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चली थी उसके पीछे ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट का एक तबका था जो जनरल मुशर्रफ को एक वज़न समझता था और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉब्लम समझता था, जिसे उस वक्त जो अभी आपने हमें बताया था जब ये जो धरना आए थे इमरान खान की हुकूमत आते ही, उसमें भी आपने हमें बताया था ना कि जनरल फैज़ के कहने के ऊपर मौलाना साहब आए थे और फिर एश्योरेंस भी उन्होंने ही दी थी बाद में जो चौधरियों के साथ डील हुई थी। तो कहीं यहाँ पर भी ऐसा कुछ मामला तो नहीं है? नहीं, जो आए तो देखिए मौलाना फजल रहमान अपनी डिमांड्स लेकर आए थे, क्योंकि इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर वो इस तरह के थे कि वो मौलाना फजल रहमान को नाम लेकर इनके बारे में तौहीन आमेज़ बयान दिया करते थे। और वो एट दैट टाइम भी मौलाना साहब की डिमांड्स थी बहुत सारी, जिनको मैंने जनरल फैज़ उम्मीद कर रहे थे। और जो असल देखे ना, सामने तो आए थे चौधरी शुजात चौधरी, परवेज़ लाई चौधरी बरादरान आए थे सामने, लेकिन जो असल डील हुई थी उनकी वो तो उस वक्त ही अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई थी जब जनरल बाजवा से उनकी और गफूर हैदरी की मुलाकात रावलपिंडी में उनके घर पे, जनरल बाजवा के घर पे हुई थी। तो जो नज़र आ रहा था वो हमें तो ये नज़र आ रहा था कि पॉलिटिकल आनियाँ जानियाँ हैं, और वो जो
मैं इशारा करके आपसे पूछना यही चाह रही थी कि ऐसा अब तो कुछ नहीं है। नहीं, अभी कोई ऐसी माहौल नहीं है, ऐसा कोई अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है पूरी एक पेज पे हमें नजर आ रही है, लेकिन अपोजिशन डिवाइडेड लग रही है। आप देखें अगले दिन जो साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी वो आए थे, तो वो उनसे मेरी इसी मौजू पे बात हुई तफसील से। तो मैंने उनसे पर्टिकुलरली पूछा, मैंने कहा आपके घर पे आए थे महमूद अचकज़ई भी, पीटीआई, उन्होंने कहा यार पीटीआई अभी तक क्लैरिटी ही नहीं है कि पीटीआई करना क्या चाहती है। आप देखिए ना कि पीटीआई एक दिन जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भरपूर इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं और दूसरे दिन वो खाते लिख रहे हैं, तो अभी तो क्लैरिटी उनके अंदर हाउस ही ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ पीटीआई बल्कि मतलब जैसे हम भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कुछ दिनों पहले कि सियासी जमातें अपोजिशन की उनके प्रिंसिपल्स भी बड़े मुख्तलिफ हैं, बट यहाँ पर जो मौलाना साहब आके बैठे इनके साथ और सबके साथ इकट्ठा लेके एक मुतालबा किया, आप उसकी रेलेवेंस क्या देख रहे हैं? देखिए, मौलाना हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, उनकी पॉलिटिक्स की जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। 70s में भी खैबर पख्तूनख्वा में JUI की गवर्नमेंट बनी थी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद वहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद से JUI की स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। खैबर पख्तूनख्वा भी, फॉर्मर फाटा भी और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से। तो मौलाना का जो फोकस है इस वक्त, और ये जो 2013 के बाद का फिनोमेना हमने देखा, उसमें हमने देखा कि JUI को PTI के हाथों मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा और ख़ुद मौलाना अपनी सीट हार गए, अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। तो इस वक्त जो मौलाना का फोकस है वो ज़ाहिर है अगला इलेक्शन है। मौलाना का जो फोकस है ये कि अगला जो भी सेटअप बनेगा उसमें PTI कहाँ प्लेस होगी, और PTI अगर प्लेस होती है तो उनका फिर शेयर किधर होगा, क्या उनका शेयर PTI के साथ होगा, विद PTI के साथ होगा। उसमें ज़ाहिर है मौलाना की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपना हल्का है, JUI को कितना शेयर होता है। तो अगर कोई लार्जर अलाइंस बनता है तो लार्जर अलाइंस अपनी जगह, लेकिन मौलाना PTI के साथ एक अलाइंस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI का अल्टीमेट ड्रॉप सीन कैसा होता है। अगर ड्रॉप सीन में PTI को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है, जिसके इम्कान कम हैं, तो फिर उनका स्पेस वहाँ कितना बनेगा। और अगर PTI मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा रहती है तो ज़ाहिर है वो PTI के साथ जाने को प्रेफर करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल उनको वहाँ सीटें मिलना PTI की मौजूदगी में, PTI की मुखालफत करके बहुत मुश्किल है किसी भी इलेक्शन में इस वक्त जो सिचुएशन है। तो मौलाना की उनका जो जहन है इस वक्त, जो उनका फोकस है, वो इस वक्त क्या क्राइसिस है ये नहीं है। उनका जो फोकस है ये कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी तौर पे और इवन बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या तब्दीली आएगी, क्योंकि यही दो जगहें हैं जहां JUI को अपना सीट भी मिलती हैं, शेयर भी मिलता है, कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है तो उसमें JUI का शेयर होता है। जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है, देखिए PDM से मौलाना आसिफ जरदारी साहब से और ख़ुद शहबाज शरीफ वगैरह से ख़ासे नाराज़ रहे हैं 2020 के बाद, और वो ये समझते हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, इमरान खान को हटाया गया, निकाला गया, उसमें जो उन्होंने रोल प्ले किया उसका उनको पे बैक नहीं मिला। अब क्या उनके जहन में मुल्क का सदर बनना था या और कुछ था वो अलग बात है, लेकिन वो एक ज़माने में जरदारी साहब से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब जो है काफ़ी सरमहरी उसमें नज़र आती है। तो अभी हालांकि 26वीं आईनी तरमीम में ज़रूर हुआ है। तो मौलाना अपने सारे कार्ड्स कभी भी नहीं खोलते, वो हमेशा कुछ कार्ड्स संभाल के रखते हैं वक्त आने पर। इस वक्त वो देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान क्या चीज़ें जो है अनफोल्ड होती हैं, उसके मुताबिक वो अपना आइंदा लाएमल देंगे। आखिरी जो उन्होंने PTI को सपोर्ट की तो PTI जो उनके कॉन्फिडेंस बढ़ा, और आखिरी दिन जब PTI ने बॉयकॉट का फैसला किया तो ये भी मौलाना के कहने पर किया। अच्छा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी अभी मुशावरत चल रही है ना, हुकूमत ने भी अपने नाम लेनी है, अपोजिशन से भी कुछ आएंगे, मौलाना किस साइड पे खड़े होंगे? क्या ये मुलाकातें उस सिलसिले में तो नहीं हो सकती? ओपन सवाल है, हाउस में से कोई उसमें जाहिर है मौलाना का इनपुट तो होगा, और वज़ीर आज़म भी और पीपल्स पार्टी वाले भी मौलाना का इनपुट, क्योंकि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मौलाना और जाहिर है PTI एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन
और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान मुलाकात में ये बात होगी, तो मौलाना का वो है। लेकिन मौलाना हमेशा अपने बाज़ अहम कार्ड्स अपने पास रखते हैं। अच्छा, बाकी सब भी कुछ इसके ऊपर कहना चाह रहे हैं एजाज? मेरा ये ख्याल है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला है वो मौलाना से ज़्यादा वो होगा लीडर ऑफ द हाउस यानी कि शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब उमर अयूब के दरमियान, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन एट दी सेम टाइम जो मुझे याद पड़ता है जो आखिरी अमेंडमेंट है उसमें तो ये डाल दिया गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं होता तो जो पुराना है वो कंटिन्यू करेगा। तो सिकंदर सुल्तान राय साहब जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। और मुझे तो पहले ये पता था कि अगर जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें बाहर किसी मुल्क में सफ़ीर लगाया जाएगा। मेरे पास अभी तक इतला यही है, तो वो किसी मुल्क में सफ़ीर के तौर पे ज़रूर जाएंगे। लेकिन अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक वो भी है कि जब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन मुशावरतें हो रही है ना, मैंने कहा शायद ये भी एक वजह हो, ये जो मुलाकातें। फ़खर भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फ़खर मुख्तसरन प्लीज़। अलीना देखें, अगर ये समझा जाए कि पीटीआई, क्योंकि मौलाना अपोजिशन की तरफ से हैं, पीटीआई उनके साथ कोई मुशावरत करेगी, तो अभी रिसेंट मोस्ट एग्जांपल देखें जो जुडिशल कमीशन के लिए जो 2 नाम अपोजिशन की तरफ से दिए गए थे, पीटीआई ने कंसल्ट ही नहीं किया था मौलाना फजलुर रहमान से। तो मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह का, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए हो या किसी के लिए, पीटीआई कंसल्ट नहीं करेगी। और हुकूमत की तरफ से भी अभी फिलहाल ऐसे कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। इसके ऊपर हमारा पूरा पैनल मुत्तफिक है कि इस वक्त ये जो मुलाकात हुई है बहुत ज़्यादा इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है और बहुत बड़े किसी भूचाल की या फिर किसी शिफ्ट की ये इशारा भी नहीं है। हल्की फुल्की मौसीकी इस तरह की चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद आपके सवाल। वेलकम बैक। आपके यूट्यूब पर भेजे गए सवालात तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। मोहम्मद साहब, पहला सवाल आपसे किया गया है और ये पूछा गया है कि क्या मईशत में मुस्बत इशारे आवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल करेंगे? देखिए, डिपेंड करता है। अभी तक तो कोई ऐसे हम फैक्ट्स फिगर ज़रूर बताए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें नज़र आता है कि महंगाई में कोई खातिर खा कमी नहीं आई है। अब जो रिफॉर्म्स होंगी आगे वो किस हद तक आवाम तक पहुँचेंगी, उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, लोग ये फ़ील करना शुरू करेंगे कि जी हाँ महंगाई में कमी आई है, उसके ज़ाहिर है यकीनी तौर पे अगर लोगों के जो ख़र्चे हैं कम होंगे, लोगों पे उस तरह का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तक ठीक है, आप बज़ाहिर लगता है कि अभी साल भर ही हुआ है। फिच की रिपोर्ट भी आई है ना, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। फिर दीगर भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अरसे से मईशत की तरफ अलीना ऐसा करते हैं कि हम और आप कल चलते हैं मार्केट का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई में कोई खातिर खा कमी आई है। लोग खुद रिएक्ट करते हैं। आप बताएं जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनमें कितनी प्राइसेस पाकिस्तान में कभी भी नीचे नहीं आती। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर आपको कोई चीज़ 500 रुपये की मिल रही है तो अच्छी मईशत के बाद वो चीज़ आपको 300 रुपये की मिलने लगेगी। ये जो हमने देखा है, ये क्योंकि इसके और फैक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ मईशत का फैक्टर नहीं, इसमें फैक्टर ये भी है कि जो आपके फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, दीगर फैक्टर्स होते हैं, वहाँ जो करप्शन का एलिमेंट होता है, तो लोगों तक वो जो ऊपर हमें इशारे मिलते हैं वो इशारे नीचे तक नहीं जाते, जिसकी वजह से आवाम को वो रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल आया है बेनज़ीर शाह साहबा आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि क्या पैका कानून मंजूर होने के बाद हुकूमत और सहाफ़ियों का साथ बैठना फ़ायदेमंद होगा? एक ही डिमांड होनी चाहिए सहाफ़ी जो तंजीमें हैं उनकी, कि आप जो पीका की तरमीम है उसको मुकम्मल तौर पर रिपील करें। और मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करने का। एट दिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आप उसको सबसे पहले रिपील करें, फिर हमारे साथ बैठें और बैठ के बातचीत करें कि पीका का जो 2016 का कानून है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी कहा, एक ट्रेंड बन गया है कि अपना बिल जो होता है छुपके से तैयार करते हैं, उसको ना ड्राफ्ट शेयर करते हैं या आखिरी दिन पर ड्राफ्ट शेयर करते हैं, पास करा के कानून बना देते हैं और फिर कानून बना
बनाने के बाद कहते हैं आए बैठे इस पे बातचीत करते हैं। ये तो आपको कंसल्टेशन कानून बनाने से पहले करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। तो ये ट्रेंड जो है इसको खत्म करने की जरूरत है। एक ही डिमांड मैं फिर से कहूंगी सहाफियों को लेके जानी चाहिए। एक आखिरी चीज अलीना, मैं एक 2021 की UN स्पेशल रैपरटोर की रिपोर्ट पढ़ रही थी और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जाके देखा कि फेक न्यूज जो है या डिसइंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह फैलती है, क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फैलती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन ममालिक में डिसइंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा फैलती है जहां पे इंसानी हकूक को, बुनियादी हकूक को दबाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जो अवाम और हुकूमत के बीच में जो ट्रस्ट होता है, जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो उन ममालिक में सबसे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। दूसरी चीज कि जहां जिन ममालिक में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है कि हुकूमत कैसे चल रही है, हुकूमत क्या कर रही है, जैसे हमारे मुल्क में। और तीसरी चीज जिन ममालिक में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को दबाने की कोशिश की जाती है। तो हुकूमत अगर वाकई में फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन का खात्मा करना चाहती है तो ये तीन चीजें हैं। आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए, पब्लिक, ये जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है, हम जियो फैक्ट चेक का हमारा डिपार्टमेंट है, हमने कई रिक्वेस्ट भेजी हुई है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, ना हमें जवाब मिलता है, अक्सर हमसे झूठ बोला जाता है। तो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स को, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को हुकूमत सपोर्ट करे, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दे, बेहतर ट्रांसपेरेंसी डाले। इसी तरीके से आप डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बाकी दोनों तज्जियाकारों के सवाल और जवाब शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आपका भेजा गया फ़खर दरानी साहब के लिए सवाल उनके सामने रखते हैं। फ़खर, ये पूछा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत पर तनकीद क्यों हो रही है? क्या ये तनकीद जायज़ भी है? शुक्रिया अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि ये तनकीद जो हो रही है ये कोई जायज़ है, क्योंकि ये बतौर एक सियासतदान मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी सियासतदानों का यही बड़ा मसला था कि हम जो बाहर जाके जो बैरून मुल्क अपनी जो मुल्क के लिए लॉबिंग हो या अपनी ओवरऑल जो लॉबिंग के हवाले से हमेशा से पीछे रहते थे। अगर इंडियंस को देखा जाए तो वो हमेशा जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे पेश होते हैं इंडियंस, ये लॉबिंग करने के हवाले से हो या अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतरी के हवाले से। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है जो वहाँ पे जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट था उसमें वो करने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए माजी में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी वो भी एक रेगुलर स्पीकर थी इस इवेंट की। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी है ये उन्होंने ही, मेरा ख्याल है ये अपनी जो वालदा की एक वो थी लेगेसी थी उसको ही आगे वो बढ़ाते हुए वो किया है। और ये इसको करना चाहिए। पाकिस्तान के जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको भी इसको फॉलो करते हुए ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें एक तो ये नेटवर्किंग के हवाले से आपकी जो ख़ासतौर के ऊपर अमेरिका जो उसके हवाले से उनके जो जितने भी पॉलिटिशियंस हों या जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके साथ नेटवर्किंग हो या मुल्क के बेहतरी के लिए कोई इस तरह के वो आप वहाँ पे लॉबिंग कर सकें, तो ये इससे अच्छा जो इवेंट है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो एक उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है बिल्कुल अननेसेसरी है। बहुत शुक्रिया फ़खर। अगला सवाल एजाज आपसे ये पूछा गया कि अमरीकी सदर ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमरीका ने G20 इजलास के बॉयकॉट का ऐलान भी किया है। क्या ट्रंप दुनिया के लिए ख़तरा है? देखिए लीना, जो ट्रंप की पॉलिटिक्स है उसके पूरी दुनिया पर असरात जो है वो मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करते उनका जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और राइट्स के ऊपर भी इतना ज़्यादा ईमान नहीं होता। उन्हें पॉपुलिस्ट जो अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसी अप्रोच के तहत वो पावर में आते हैं। तो मुझे इस बात पे कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक एतबार से तो हमें नज़र आएंगे कि बड़े बेहतर हैं कि वो दुनिया में जंगें जो है वो बंद करवाएंगे और उन्होंने बंद करवाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी कास्ट क्या होगी, उसकी कास्ट के ऊपर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। और उसकी कास्ट क्या है कि जो कमज़ोर तबकात हैं वो उनके साथ नहीं होंगे बल्कि वो ताकतवर तबकात के साथ होंगे। और हमने देखा है चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, जब आप राइट्स और असूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ताकत आम तौर पे वो विन कर जाती है। ताकत
जो है वो मॉरलिटी के और राइट्स के असूलों को आमतौर पे नज़रअंदाज नहीं करती। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिटिक्स है वो उससे पूरी दुनिया में ख़तरात पैदा हो रहे हैं, रीजन में भी, पाकिस्तान में या साउथ एशिया के रीजन में भी ये ख़तरात मौजूद हैं। क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साउथ एशिया के वाले से एक पॉलिसी ऐलान की हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा जो अलाय है, मेरा स्ट्रैटेजिक अलाय जो है वो भारत है। तो अगर भारत की हवाले से कोई शिकायत अगर किसी पड़ोसी मुल्क को आएगी तो शायद उसके ऊपर कोई इतना इंटरनेशनल रिएक्शन नहीं आएगा। एजाज, बहुत शुक्रिया। एक और सवाल आपसे हम करना चाहते हैं और वो ये है कि वफाकी सतह पर ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी मायूसी पाई जाती है। छोटे सरकारी मुलाजमीन तो तनख्वाहों की वजह से परेशान हैं ही, लेकिन ग्रेड 21 के अफसरान की 40 सीटों पर तरक्कियाँ नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये है रिक्रूटमेंट का लेवल। वो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS के एग्ज़ाम एनुअली कराती है, तो ये पहली दफ़ा हो गया है कि 11 माह गुजर गए हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो साल 2024 के फरवरी के महीने में जो एग्ज़ाम लिए थे वो अब 12 माह हो गए, पूरा एक साल हो गया, उसके रिज़ल्ट नहीं दिए। और वो अगले एग्ज़ाम के हवाले से भी अब बातचीत हो रही है। इस हवाले से एक पिटीशन भी की गई है और वो बच्चे जो रिक्रूट होना चाह रहे थे फेडरल ब्यूरोक्रेसी में CSS करके मुख्तलिफ हवालों से, वो बेचारे मायूस हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो है रिक्रूटमेंट का लेवल। और अब आगे है टॉप लेवल। वो टॉप लेवल ये है कि ग्रेड 21 से 22 की जो प्रमोशंस हैं वो नहीं हो रही, क्योंकि हाई पावर्ड जो मीटिंग है जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जिसमें सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, मुख्तलिफ एक पूरा, तो वो हाई पावर्ड मीटिंग है वो भी नहीं हो रही। 40 के करीब जो असामियाँ हैं ग्रेड 22 की वो खाली हैं। उसकी एक और वजह भी है कि जब आपने सूबों को बहुत सारे इदारे दिए हैं तो उसमें कुछ वैकेंसीज खाली हो गई हैं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है जिन पे वैकेंसियों पे फिल भी होते हैं वो उनको भी फिल नहीं कर रही। ओके, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। और आज हमारे पास वक्त इतना ही था। इसी तरह से हमें लिखते रहिए, अपने सवालात भेजते रहिए, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।